हाँ भाई, प्यारे बच्चों, आज हम अपना 11th का पहला वीडियो बनाते हैं। अभी तक मैं 12th का ही थोड़ा बना रहा था, तो अब मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना 11th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ बनाया जाए स्टार्टिंग में। तो आज हम जो पहला वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास की, वो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे आज हम, अगर आपको ब्रीफ आइडिया बताऊं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या थोड़ा समझेंगे आज, तो सबसे पहले तो हम हमारा इंट्रो हो जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद हम दूसरी चीज थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा करेंगे कि ये समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ये सब चीजें पहले, जो बेसिक चीजें हैं, ये हम पहले समझेंगे। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट आएंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में सोचेंगे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। अभी समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और उसके बाद कुछ चीजें हम समझेंगे, जैसे हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। ये तीनों का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक आइडिया समझेंगे, ये तीनों चीजें क्या होती है। और सबसे लास्ट में हम करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये सारे चीजें पढ़ेंगे हम बिना ड्रामा के, ना तो इसमें हम कोई इधर उधर की बातें करेंगे, ना ही कोई ऐसी चीजें आपके बताऊंगा कि बिल्कुल ही पर से निकल जाए। तो बेसिकली हम यहां जो समझेंगे वो जो बेसिक आइडियाज है थर्मोडायनेमिक्स का, बेसिक आइडियाज जो आपको पूछी जाएंगे एग्जाम्स में, वही बेसिक आइडिया आपको पता होनी चाहिए। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, इसका नाम अगर ध्यान से सोचा जाए, देखो अगर आप इसका नाम ही अगर देखो आप, तो थर्मोडायनेमिक्स दो चीजों से बनी है। थर्मो यानी कि थर्मल, एंड दूसरी चीज डायनेमिक। तो ये जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, अगर हम सोचेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स मेड बाय टू वर्ड्स। पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। किसका? थर्मो प्लस डायनामिक्स। अब थर्मो का आपको पता होगा, जनरली हम यूज करते हैं थर्मल वर्ड। किसके लिए यूज करते हैं थर्मल वर्ड? हीट के लिए। तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि थर्मो मतलब होता है हीट। अब ये बाद में समझेंगे कि हीट को हम समझते हैं कुछ और है, हीट होता कुछ और है, ये भी है। लेकिन अगर जनरल परसेप्शन अगर हम सोचे, तो थर्मल मतलब हीट, और डायनेमिक मतलब, थर्मल का मतलब हो गया हीट, और डायनेमिक मतलब हो गया मूवमेंट। तो अगर हम पूरी चीज देखें, ऑल द होल इस चैप्टर में क्या है, तो मोमेंट ऑफ हीट है। यानी आप जो भी इसमें आप करोगे वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ हीट होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। ट्रांसफर हीट कभी यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, सिस्टम से इधर जाएगा, कभी फैलेगा, कभी सिस्टम के अंदर आ जाएगा, कभी बाहर निकल जाएगा। तो जो भी चीज हम करेंगे वो हीट को लेकर ही करेंगे, और हीट के मोमेंट को लेकर ही करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखोगे, तो सबसे पहली चीज देखो, ये यूनिवर्स, अगर हम एक बार को सोचे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यूनिवर्स दो चीजों से बनी होती है, मैटर और एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स के व्यू से समझेंगे कि जो पूरा का यूनिवर्स है वो दो चीजों से बना है। एक होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
और एक होता है सराउंडिंग। अब भाई ये क्या बला होगी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या है। तो देखो, जब हम कोई चीज करते हैं तो करने का हमारा एक एम होता है, भाई हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, चाय पीना चाहता हूं, पानी पी रहा हूं, पानी पीना चाहता हूं, पढ़ रहा हूं तो मेरा ध्यान कहां पर है, आपका ध्यान कहां पर है, बुक के ऊपर है। वीडियो देख रहे हैं, ध्यान कहां पर है, यूट्यूब पर है है ना। तो कहने का मतलब यह है, सिस्टम का मतलब होता है कि वो चीज, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जो हमारा एम है, जो हमारा पर्पस है, क्या बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में लैंग्वेज में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ में आया। अब देखो क्या होता है कि कोई भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कोई एक आध पार्टिकल से मिल करके तो बना नहीं होगा, है ना। ताकत किस में होती है, बंच में होती है। तो थर्मोडायनेमिक, अगर कोई एक एटम कहे मिल करके मैं तो सिस्टम हूं, भाई नहीं है। थर्मोडायनेमिक के हिसाब से तो सिस्टम नहीं है। मॉलिक्यूल बोले कि मैं तो सिस्टम हूं, थर्मोडायनेमिक के हिसाब से सिस्टम नहीं है। थर्मोडायनेमिक के हिसाब से सिस्टम कोई भी चीज तभी है जब वो असेंबली है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, नंबर 1 विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो हमारा पर्पस है, जो हम काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और दूसरी चीज जो सिस्टम होता है वो असेंबली होता है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो हम क्या बोलेंगे, अगर बोले कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो क्या बोलेंगे, एन असेंबली ऑफ what, assembly of extremely large number of particles, large number of particles which is under consideration, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। मान लो यहां पर हम बहुत सारे क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, उसमें गैस भर देंगे, कंप्रेस करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो इसका मतलब जो सिलेंडर है उसमें चीज है वो क्या मान ली, सिस्टम है। क्योंकि जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है, उस चीज के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर है, उसके अंदर गैस भरा उसके अंदर है। जैसे मान लो इस टाइम मैं रूम में हूं, तो रूम मेरे लिए सिस्टम है, पूरा घर क्या है, मेरा सराउंडिंग है। अगर घर एक सिस्टम है तो पूरी सोसाइटी सराउंडिंग है ना। तो इस तरीके से जो सिस्टम का मतलब ये चीज नहीं है कि हम एक चीज हमने वो फिक्स कर दिया। सिस्टम वेरी कर सकता है। कैसे, कि हम किसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं, भाई रूम के बारे में कर रहे हैं, घर के बारे में कर रहे हैं, तो ये वेरी कर सकता है। सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे लिए सिस्टम एक ही है और वो चीज है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। और कोई भी सिस्टम क्या होता है, बना होता है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। दूसरी चीज आता है देखो, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है, भाई दो ही चीज है, एक तो मैंने बताया सिस्टम, दूसरा उसका जो बाकी हिस्सा है जो सिस्टम से बाहर है उसका सराउंडिंग है। नहीं, जैसे मान लो आप सिलेंडर में, या कोई आप सिलेंडर लिया, गैस भरा, आप कंप्रेस कर रहे हो, भाई कंप्रेशन से क्या होगा, बहुत सारी चीज, वॉल्यूम होगा, कम होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, हीट में चेंज होगा। तो हीट में ये सब चीजें चेंज होगा, वो कहां लेना देना होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा ना, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सराउंडिंग होता है ये सिस्टम से बाकी का हिस्सा होता है, बाहर का होता है, जिसका सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इंफ्लुएंस होता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। यानी सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स या रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से बाहर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि बेसिक चीज क्या बताया है, ये दो चीजें होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और एक थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो अंडर जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है, और जिसके ऊपर दूसरी चीज का इफेक्ट पड़ता है उस दूसरी चीज को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं।
मान लीजिए कप है, कप को हमने गर्म किया, थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, हीट कहां गया? सराउंडिंग में गया। तो सराउंडिंग का इफेक्ट हुआ ना किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, कप के ऊपर, उसके अंदर चाय रखा है गर्म चाय के ऊपर, तो उसका डायरेक्ट इंफ्लुएंस है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसका सराउंडिंग बोलते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज मैंने बताया। अब तो ये बेसिक ये इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में दो चीजें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स में हम करते क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है दो चीजों से मिलकर बना होगा, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के बना होगा, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होगा। उसके बाद आता है देखो अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब जो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है ये क्या चीज होती है? देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या चीज होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर मान लो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लो एक हमने सिलेंडर लिया, गैस भरा हुआ है इसके अंदर, पिस्टन लगा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं पिस्टन को, तो गैस भी क्या कर रही होगी? कंप्रेस हो रही होगी, एक्सपेंड हो रही होगी। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर में चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रेस और एक पर्टिकुलर अगर हम कहीं एक्सपेंड करके रोक दें, भाई गैस को एक्सपेंड कर रोक दें, तो क्या फिक्स हो गया? टेम्परेचर फिक्स हो गया। अगर सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है तो टेम्परेचर फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का एक कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स ये डिसाइड करते हैं कि वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उसका नेचर क्या होगा। वो सारी चीजें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बताता है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बेसिकली दे आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, वेरिएबल्स जो मिलकर के डिसाइड करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को, कि वो सॉलिड स्टेट में है, कि वो लिक्विड स्टेट में है, कि वो वेपर स्टेट में है, कौन से स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। कौन डिसाइड करता है? कैसा प्रोसेस चल रहा है, कौन डिसाइड करता है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि उसका थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होगा। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अगर हम बोले व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, डायनेमिक वेरिएबल्स। तो क्या है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? these are the independent parameters or variables which decide the thermodynamic state of a which decide the thermodynamic state of a thermodynamic system. Thermodynamic system कैसे? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो ये वो सारी चीजें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये वो सारी चीजें हैं जो मिलकर के ये डिसाइड करती है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, अब देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? देखो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है, स्टेट की इक्वेशन। स्टेट का मतलब कोई भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड में है,
या वेपर में है या गैस में है या लिक्विड फॉर्म में है, गैस भी है तो कैसा गैस है, आइडियल गैस है, रियल गैस है, किस तरह का है। यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उस स्टेट की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसके पैरामीटर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। समझ में आ गया? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आर बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ thermodynamic system is the relationship between thermodynamic variables of थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो उसकी एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जैसे मैंने बताया कि रियल गैस है या आइडियल गैस है, कैसा प्रोसेस चल रहा है उस सिस्टम में, तो उसकी पर्टिकुलर क्या होती है? एक इक्वेशन होती है। और वो इक्वेशन किसके बीच में होता है? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के जो होते हैं उनके बीच का एक रिलेशन होता है पर्टिकुलर। तो उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि आपने जैसे केमिस्ट्री में ये एक्चुअली देखा है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री में भी है आपके, वो अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी केमिस्ट्री में यहाँ पर। लेकिन एक चीज अपना, वो बेसिक चीजें तो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन आप केमिस्ट्री को यहाँ फिजिक्स में आलमेल मत करना, ये चीज ध्यान रखना। आप वो अलग चढ़ना, ये थोड़ा अलग करना, क्योंकि बाकी चीज लगभग तो सेम ही है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है थोड़ा सा वहां और यहाँ हल्का सा डिफरेंस है, तो वो हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां गलत है या यहाँ गलत बता रहे हैं। एक ही चीज को सोचने के दो तरीके हैं, ऐसे कह सकते हैं। एक ही चीज को सोचने के दो तरीके हैं, इसीलिए एक जगह मैं बताऊंगा आपको आगे कि वहां कुछ और लिखा गया है लेकिन यहां कुछ और लिखा गया है। लेकिन अब उसको अगर हम पलटी मार देंगे, पलटा देंगे, तो ना वो गलत है ना ये गलत है, दोनों चीज क्या है, एक ही आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं जहां पर हम थे, वो था हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे आपको मैं बताता हूं, देखो, जैसे एक आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस सुना होगा आपने, अभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। केमिस्ट्री में आपने सुना ही होगा कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, रियल गैस किसे कहते हैं। तो आइडियल गैस जो होती है वो उसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, तो ऐसे लिखते हैं, देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस है उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? जैसे PV इक्वल टू nRT, ये पढ़ा है ना आपने। क्या कहते हैं इसको हम? आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ऐसे ही अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, सबकी क्या होती है? अलग अलग अपनी अपनी इक्वेशंस होती है जो रिलेशन बताती है कि उस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है। जैसे यहां पर ये कहता है कि आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एन और आर यहां पर कांस्टेंट है। आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट और एन होता है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स। ये दोनों चीज तो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी आइडियल गैस हो, आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है उसका क्या रिलेशन है कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको हम इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ऐसे ही देखो, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। तो मैं दो गैस की मैंने बात करी है, एक मैंने रियल गैस की बात करी है, एक मैंने आइडियल गैस की बात करी है। तो अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस जो रियल गैस होती है
उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट किसने बताई थी? ये बताई थी हमें वान डर वाल ने। वान डर, WALL आता है, वान डर वाल, वान डर वाल। ये वान डर वाल ने हमें इसकी इक्वेशन बताई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और ये रियल गैस की इक्वेशन थी। और रियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? रियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, ये जो लिख रहा हूं देखो यहां पर, P प्लस N स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये देखो, ये होती है वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन ये थोड़ी सी हो सकता है कि स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो, ये तो इतना कोऑपरेट करना। तो ये जो इक्वेशन है वान डर वाल की, देखो ये इसकी इक्वेशन है। और यहां से क्या दिख रहा है? ये P यहां पर क्या है? प्रेशर है। P इज द प्रेशर। V क्या है? V वॉल्यूम है। V वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है। A और B कांस्टेंट है। और N नंबर ऑफ मोल्स है। और ये मैंने आपको बताया अभी पीछे था, T टेम्परेचर है और R जो है वो गैस कांस्टेंट है। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट है किसका? रियल गैस का। ऐसे ही जितने भी हमारे अलग अलग गैसेस होते हैं, अलग अलग गैसेस कर रहा हूं, अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, सबकी इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ में आया होगा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। ऑन द होल अगर हम समझेंगे तो किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए जो उसके प्रेशर, वॉल्यूम यानी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। दो एग्जांपल से हमने समझा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जो हमें इसमें समझना था, वो है हमारा, देखो तीन चीजें बताइए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो क्या था? हमें क्या समझना था उसमें? हमें समझना था एक तो हीट, एक समझना था हीट, और एक समझना था इंटरनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इंटरनल एनर्जी। और एक करना है हमें, देखो वर्क। वर्क, ये तीन चीजें को हमें क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है, ये होता क्या है। देखो जब हम इन तीनों चीजों को समझेंगे तो ऑन द होल बोले, मैं आपको समझाता भी हूं कि इसमें से जो हीट और वर्क है ये प्रोसेस है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्रोसेस है। और ये जो है ये प्रोसेस नहीं है, ये स्टेट है। ये क्या है? ये स्टेट है। इंटरनल एनर्जी स्टेट है। ऑन द ब्रॉडर व्यू में समझे तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट है और हीट और वो एक प्रोसेस है। अब हीट क्या प्रोसेस है? देखो स्टार्टिंग में हम क्या कहते थे, जब हमें पता नहीं था कि हीट जो होता है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, तो कहते थे कि भाई देयर इज ट्रांसफर ऑफ समथिंग, कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है। कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां जा रही है, जिसका टेम्परेचर कम होता है। तो बेसिकली अगर हम ये भी समझें कि हीट का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट, देखो हीट जो होता है किसी, जैसे हम कहते हैं कि मेरे अंदर इतना हीट है, भाई हीट अंदर नहीं होता कभी भी, हीट सिर्फ ट्रांसफर होता है। हीट सिर्फ क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट का मतलब एक ऐसी चीज है, या हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो हीट का मतलब क्या? मतलब बेसिक सिंपली समझेंगे, हीट इज समथिंग, हीट इज समथिंग, पहले क्या कहते हैं? हीट इज समथिंग व्हिच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब क्या कहते हैं? हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस को, जो हीट एनर्जी, जो हीट का ट्रांसफर होता है, फ्रॉम एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं हीट। कहते हैं हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट है। तो हीट का मतलब एनीथिंग विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। समझ में आ गया?
तो हीट का जो हमें मिसकंसेप्ट है कि हीट का मतलब एनर्जी, हीट का मतलब एनर्जी नहीं, हीट का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी ये एक प्रोसेस है, जब तक ट्रांसफर होता रहेगा कहेंगे हीट है, ट्रांसफर हो रहा है, हीट है, ट्रांसफर हो रहा है बंद, हीट नहीं है, फिर क्या है, फिर देखते हैं फिर क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, और कोई तरीका है जिससे हीट का ट्रांसफर हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, को हम हीट कहते हैं। जब हमें पहले नहीं पता था कि हीट जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, तो उसका हमने एक अलग से यूनिट बना दिया, कहते थे कि भाई हीट जो होता है वो कैलोरी है। हीट क्या है, हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ कैलोरी, ट्रांसफर ऑफ कैलोरी। एक नई चीजें बता दी गई इसको कि हीट तो नई चीज है जिसको हम कैलोरी बोलेंगे या उसको हम कैलोरी मेजर करेंगे। लेकिन जब बाद में पता लगा कि भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो एनर्जी का ही ट्रांसफर है, तो फिर उसको जो आजकल ऐसा यूनिट भी अगर हम बोलेंगे इसको भाई ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ऐसा यूनिट जो बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे भाई, जो एनर्जी का होता है यानी कि जूल का होता है। लेकिन बेसिकली हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना आप हमेशा। अच्छा, इसमें रिलेशन अगर निकालना है कि कैलोरी और जूल में, बाद में रिलेशन निकाला कि भाई कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आया कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू, ये Cl इसका सिंबल हो गया, ये होता है 4.2 जूल या 4.18 बोले डिटेल में तो 18 जूल, या इसको हम कभी कभी 4.2 जूल भी लिख देते हैं। तो 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल। और अगर आपको कभी भी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, जब कोई न्यूमेरिकल्स करोगे तो सारी चीजें सिस्टम ऑफ यूनिट एक लोगे ना, तो कैलोरी तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जूल में कन्वर्ट करना है, मान लो अगर ऐसा ही सिस्टम में करना है तो आप क्या करोगे, जो कैलोरी में वैल्यू दी हुई है उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आ जाएगा। और जूल को अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 जूल कितना हो जाएगा भाई, 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.18 कैलोरी, ये हो गया, ये कैलोरी हो गया। तो ये चीज आ गई, समझ में आ गया। तो ये हीट क्या मैंने बताया, हीट समझ में आया होगा, हीट क्या अच्छे से क्लियर हो गया। हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी, क्लियर है। आगे देखो, अब आते हैं वर्क पे। देखो, जो हीट से मतलब हीट से जो हम कहते हैं कि ट्रांसफर है, तो ये जो हीट का मतलब थर्मल एनर्जी, यानी यहां पर कोई मैकेनिकल सिस्टम, देखो सिस्टम कोई वर्क नहीं हो रहा, ना सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है ना सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब आता है वर्क। वर्क का मतलब एक्चुअली देखेंगे तो मैकेनिकली वर्क। अगर मैं बोलूं कि कोई भी सिस्टम है उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो कंप्रेस करने का मतलब मैंने बाहर से सिस्टम पर वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो ऐसा फोर्स, देखो यहां पर फोर्स नहीं होता, ध्यान रखना, यहां पर कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कोई फोर्स नहीं है। हीट का मतलब सिर्फ अपना टेम्परेचर डिफरेंस से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये प्योर थर्मोडायनेमिक्स टर्म है। लेकिन अगर हम बोलेंगे वर्क, तो वर्क देखो तब है जब हमको मैकेनिकल एनर्जी के सेंस मिलेंगे, नॉट हीट एनर्जी, इसके सेंस मिलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के सेंस मिलेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, मतलब मैकेनिकल, जैसे सिस्टम को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो सिस्टम को हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, है ना। यानी हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की वजह से कोई काम हो रहा है। तो वर्क का मतलब है व्हेन फोर्स डू सम वर्क, यानी कि फोर्स डू सम वर्क। देखो यहां जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो फोर्स की वजह से नहीं हो रहा, ध्यान रखना, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यहां जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो वर्क हो रहा है या एनर्जी में चेंज हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो हो रही है मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क यहां कर कौन रहा है, फोर्स। मैकेनिकल वर्क यानी वर्क करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है, और अगर वो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देता है, तो हम कहते हैं कि हमने तो काम कर दिया जी। और हमने कितना काम कर दिया, हमने काम कर दिया फोर्स इंटू, या फोर्स डॉट बोलते हैं इसको फिजिक्स में, फोर्स एफ कॉस थीटा बोल देते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ये वर्क करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस वर्क को हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क। अब इसमें देखो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज होती है कि वर्क कभी एनर्जी में, कभी हीट में कन्वर्ट होती है, हीट कभी वर्क में कन्वर्ट होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। और ये कब कौन किस में कन्वर्ट होता है उसकी भी कंडीशन होती है। ये नहीं कि जो हमेशा जो है वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा या हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हम आगे देखेंगे जब हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि कब हीट या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम ये सोचेंगे कि कब हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है और कब वर्क हीट में कन्वर्ट होता है, वो बात की बात है।
तो मैंने आपको बेसिकली समझाया कि वर्क का मतलब क्या है। वर्क का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स से ऑब्जेक्ट या सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज होगी। जैसे हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में मान लो गैस भरा हुआ है, उसमें एक पिस्टन है और पिस्टन को हम कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पिस्टन में कंप्रेशन हो रहा है, गैस सिकुड़ रहा है, उसको पास आ रहे गैस के मॉलिक्यूल। देन वी से वी हैव डन सम मैकेनिकल वर्क, वी हैव डन सम मैकेनिकल वर्क। समझ में आ गया मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क का मतलब वो भी चेंज एनर्जी है, लेकिन कब, जब फोर्स लगता है। बिना फोर्स के मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर, हीट जो होगा वो बिना टेम्परेचर डिफरेंस का नहीं होगा। समझ में आ गया ये दो चीजें क्लियर है। तो मैंने कहा कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। पिस्टन गया और रुक गया, कहां वर्क हो रहा है? वर्क तो तभी तक हो रहा है ना जब तक कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है, तभी तक तो वर्क हो रहा है। तो ये भी तो प्रोसेस ही हुआ एक तरीके से, है ना। तो ये भी एक हमारा प्रोसेस ही है। तो दो चीजें मैंने बताई, दोनों क्या है, क्लियर हो गया प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब कोई काम चल रहा होता है तो डायनेमिक है सिस्टम, ऐसे बोलते हैं डायनेमिक है, मूवमेंट हो रहा है, कोई काम चल रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है, बोलेंगे हीट और वर्क हो रहा है, ऐसे कुछ बोलेंगे। और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कब कौन किस में कन्वर्ट होगा, जब हम आगे लॉज देखेंगे, हीट रीजन बढ़ेंगे तो और वहां पर जाकर क्लियर होगा। अब आता है देखो नेक्स्ट चीज हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा अब इंटरनल एनर्जी। और ये शायद तुम्हारे लिए नई चीज हो, क्योंकि बाकी इनका हमारा सिर्फ मिसकंसेप्ट था, हमें पता तो था क्या होता है, लेकिन थोड़ा मिसकंसेप्ट था कि होता क्या है। अब आती है नई चीज, इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, उस गैसियस मॉलिक्यूल के पास, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टेट है, ये प्रोसेस नहीं है। अब देखो समझ में आएगा प्रोसेस क्यों नहीं है, स्टेट क्यों है। देखो मान लो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लो कोई गैसियस सिस्टम है, तो गैसियस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास तीन तरह की एनर्जी हो सकती है। तीन तरह की एनर्जी, कौन सी एनर्जी? तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी, दो तरह की, मतलब तीन तरह की एनर्जी हो सकती है, सॉरी। एक होगा उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी हो सकती है। और ये एनर्जी किसकी वजह से होगी? ट्रांसलेशन का मतलब मूवमेंट। आपको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इधर उधर भागते रहते हैं, भीड़ में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आपस में टक्कर ही मारते रहते हैं। जैसे मान लो भीड़ में बम फोड़ दिया, सारा भागने लगे इधर उधर, और भागेंगे तो आपस में टकराएंगे भी, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो गैस के भी मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पे जाते ही रहते हैं। तो इस मोमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दूसरी चीज देखो क्या होगा, एक हो सकता है उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। के लिख दिया इसको मैंने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और नाम से पता लग रहा है रोटेशनल, या इसको हम वाइब्रेशनल भी कहते हैं। रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेट करना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा हो सकता है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन तरह की एनर्जी पॉसिबल है जो गैसियस मॉलिक्यूल के पास या किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल के पास हो सकता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास ये तीन तरह की एनर्जी हो सकती है। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज देखो, एक और चीज आपको बताता हूं कि ये वाली जो एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये गैसियस मॉलिक्यूल के पास तभी होती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। और एक चीज और आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी गैसियस सिस्टम जिसका हम टेम्परेचर बहुत दूर कर देते हैं, बहुत सारा इंक्रीज कर देते हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आती है ना कि बम बम करने लगता है वो, और बम बम करके फिर एक दूसरे को दूर छोड़ के भाग जाता है। और दूर जब भागे यानी एक्सपेंड कर जाता है, क्योंकि गैस तो हाईली एक्सपेंडेबल होती है, दूर भाग जाता है। दूर भाग जाएगा तो
पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लगभग उसकी जीरो हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी जो उस टाइम उसके पास होगी वो या तो ट्रांसलेशनल होगी, और ज्यादा एनर्जी आने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करने लगता है, तो फिर वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, लेकिन उस टाइम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये हो गई रोटेशनल, यानी पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा या रोटेट करने लगेगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अपनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। जब ज्यादा एनर्जी आ गई तो झेलता भी तो नहीं एनर्जी, ऐसे मान लो ना, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, कांपने लगते हैं ना, नहीं कांपते? तो ज्यादा गुस्सा जब कब आता है, जब बहुत एनर्जी दिखती है, एनर्जी निकाल ली है कहीं ना कहीं, तो वैसे यहां पर हो रहा है। तो हाइयर टेम्परेचर पे जाकर के क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी भी आती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ। लेकिन उस टाइम मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी लगभग उसकी हो जाती है जीरो। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के पास वो किस वजह से होगी? एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ग्रेविटेशन की वजह से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, उसकी क्या चलेगी यहां पर? तो वो तो लगभग मान लो खत्म, नेग्लेक्ट कर दिया। एक हो सकता है उसका मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, जो मोलिकुलर फोर्स होता है उसकी वजह से। और इसमें भी मैंने आपको आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो मोलिकुलर एनर्जी होती है या मोलिकुलर फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स ये तभी एक्ट करता है जब डिस्टेंस काफी कम होगा। तो अगर हाइयर टेम्परेचर करेंगे तो इनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर होने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ड्रामेटिकली चेंज होकर लगभग जीरो ही हो जाएगा। तो ये भी हो गया खत्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लोअर टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, गैसियस मॉलिक्यूल के पास या कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास, तो उसके पास ट्रांसलेशनल भी होगी, ये नहीं होगी क्योंकि ये तो हाइयर टेम्परेचर पे आती है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं मान भी लूं, चलो ये दोनों एनर्जी है भी, सपोज करो, जो कि हाइयर टेम्परेचर पे ही ये होती है और ये फिर खत्म हो जाएगी। तो अगर हम ऑन द जनरल देखेंगे, तो जनरलाइज करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तीन तरह के मॉलिक्यूल की तीन तरह की एनर्जी हो सकती है। नंबर एक हो सकती है अच्छा, इंटरनल एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर दूंगा इसमें, टोटल एनर्जी को। तो दो तरह की हो सकती है, देखो, एक तो हो सकती है इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, यानी काइनेटिक, ऐसे लिखो चलो उसको। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, टी लिख दिया इसको मैंने। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन या वाइब्रेशन, रोटेशन या वाइब्रेशन, और तीसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जी का सम, अगर इन दोनों को एक साथ हम लिखें तो लिख देते हैं इसको हम यूके, के फॉर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक मोशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यूपी। इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, यू, दैट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। ये सिस्टम के पास हो सकती है, ये कोई ट्रांसफर नहीं है। एक गैसियस सैंपल होगा या कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, उसके मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से उसमें क्या होगी, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ट्रांसलेशनल भी होगी, वाइब्रेशनल भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे उसके पास खाली क्या है, जो एनर्जी है उसी को बोलेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी। अब एक चीज और देखो, किसी भी सिस्टम की जो अगर हाइयर टेम्परेचर करते हैं, देखो अगर टेम्परेचर हाई है तो मैंने बताया जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है कि भाई ट्रांसलेशन है, वाइब्रेशन है, या रोटेशन है, या पोटेंशियल एनर्जी है, जब टेम्परेचर के साथ चेंज होगी ना, है ना। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा किसी भी चीज का, तो ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट के लिए जो उसकी टोटल एनर्जी होती है, विच इज द इंटरनल एनर्जी, वो कांस्टेंट होती है। और वो किस पर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम बोलेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब तक एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, देखो एक ही चीज अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हो सकता है। अगर मैं बात करूं
कि सपोज करो मैंने 1 kg लिया आइस और उतना ही टेम्परेचर पे लिया 1 kg ऑफ वाटर, तो दोनों का थर्मोडायनेमिक स्टेट अलग अलग है। तो वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात वहां की कर रहा हूं कि जहां पर कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टेट सिस्टम एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए सेम टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी अलग अलग हो सकती है। समझ में आ गई चीज ये बात। लेकिन एक थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए इंटरनल एनर्जी जो होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी भी फिक्स है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड हुआ एक तो बोले डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और दूसरा किस पे, दूसरा डिपेंड किया थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट, ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर किसी भी सिस्टम का क्या डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, यानी चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात। अभी मैंने एक चीज आपको बताया, हायर टेम्परेचर पे अगर इसी में कर दूं, एट हायर टेम्परेचर एंड एक और चीज कर देता हूं, लो प्रेशर कर देता हूं, लो प्रेशर, तो गैस जो है बिल्कुल फैल जाएगा, ऐसे बोलेंगे फैल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दो और उसको अगर भागने की जगह मिले, मान लो एक कमरा है, कमरे में मैंने सबको बंद कर दिया है और खूब सारा खाना खिला दिया, खाना खा 10 आदमी है 20 आदमी खाना खा को दबा के, एनर्जी कहां निकालेंगे एनर्जी, वहीं भागे फिरेंगे, झगड़ा करेंगे दूसरे से, कोई काम ये करेगा। तो अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम क्या करेंगे अगर हम उसको हीट देंगे, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे और प्रेशर लो करेंगे, तो गैसियस मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे और बहुत दूर दूर चले जाएंगे। और बहुत दूर दूर जब वो चले जाएंगे तो ये वाली जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया था ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये जो एनर्जी आती है वो मॉलिक्यूलर फोर्स से आता है जो कि शॉर्ट रेंज होता है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी हो जाएगी वो लगभग जीरो हो जाएगी, और सारा का सारा एनर्जी जो है वो काइनेटिक मोशन की वजह से होगा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इसकी वजह से होगा। ये होगा हायर टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। तो समझ में आ गया आपको इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम ऑन द ब्रॉडर व्यू में समझेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या है, ये प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेट है। और क्या होता है, किसी भी स्टेट में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट में मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी होती है, दोनों को सम करेंगे तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आएगी, सबको सम करेंगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। और किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और उसके स्टेट पर डिपेंड करती है। क्लियर है, ये आ गया हमारा इंटरनल एनर्जी, समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट चीज है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सपोज करो मैंने क्या करा, ये एक दो मैंने थर्मोडायनेमिक, ये बीच में एक मैंने ये लाइन खींच दी, ये बना दिया बाउंड्री। दो सिस्टम लिया, सिस्टम ए सिस्टम बी, और इनको मैंने चारों तरफ से कर दिया इंसुलेट। चारों तरफ से क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया, यानी इंसुलेटर लगा दिए, और इस तरीके से लगा दिए कि ना हीट यहां से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। जितना हीट है वो हीट उसका कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट विल बी कांस्टेंट। इसमें भी गैस भर दिया, इसमें भी गैस भर दिया, आइडियल गैस मान लो भर दिया मैंने, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दोनों में भर दिए। समझ में आ गया, ये दो लिए। और इसके बीच में जो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे जो हमने सपोज करो इसके बीच में लगाया, ये हमने लगाया एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल का मतलब जो ना तो हीट देगा ना हीट लेगा, ना डायरेक्टली हीट यहां से यहां जाएगा ना यहां से यहां जाएगा। मतलब ये प्रोसेस है ना ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये नहीं हो सकता इनके बीच में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा रखा है। चारों तरफ भी हमने क्या कर रखा है, एडियाबैटिक वॉल लगा रखा है। तो जितना हीट है इसका, जितनी हीट, मतलब ऐसे बोलेंगे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब हीट नहीं जा रहा है ना, तो इसके मतलब इसकी भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, इसकी भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर ये ना तो कुछ लेना ना देना कर रहा है, इसका मतलब जो भी चीज एनर्जी इसके पास कांस्टेंट ही तो है।
इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है और इसकी इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, इसकी भी कांस्टेंट होगी, इसकी भी कांस्टेंट होगी इंटरनल एनर्जी, दोनों की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये हीट का लेना देना नहीं कर सकता। दूसरा सिस्टम क्या लेते हैं, मान लो यही मैंने ले लिया, ये और इसके बीच में मैंने क्या कर दिया यहां पर, अब लगा दिया यहां पर मैंने आइसोथर्मल वॉल, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, सॉरी, पर ये वही है, ए और बी सेम चीज है, लेकिन यहां चारों तरफ से भरा हुआ वो एडियाबैटिक है, लेकिन बीच में हमने डाल दिया क्या, बीच में हमने डाल दिया परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल। और परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल का मतलब यह है कोई रुकावट नहीं है, गेट खुला हुआ है, ऐसे मान लो आप, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, बिल्कुल गेट खुला हुआ है। वही काम यहां पर है, जिसको आना है जाए, जिसको इधर से इधर जाना है, बिल्कुल मॉलिक्यूल का नहीं, क्योंकि यहां पर हीट का ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूलर मोशन नहीं लेना है, यहां पर क्या लेना है, हीट, तभी तो थर्मोडायनेमिक्स है, तो हीट का फ्री एक्सचेंज होगा, ए से बी, बी से ए। तीसरा क्या करते हैं, देखो एक और सिस्टम लेते हैं और जिसमें हम क्या कर देते हैं, इसको हमने ऐसे 3 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, ये 3 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी, ए बी और सी। ये ए और बी के बीच में ये जो है, ये इनके बीच में ये परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल है, परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल है। ये देखो एक चीज और देना, यहां से ए बी सी में से किसी से हीट बाहर नहीं जा रहा, अगर लेना देना हो रहा है जिनका आपस में हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा कभी। तो ए बी और सी मैंने ले लिया यहां पर, और ये वही है जैसे मैं डायग्राम शो कर रहा हूं समय, ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, और ये भी एडियाबैटिक वॉल, सेम चीज लगा दिया मैंने। और ये जो बीच में लगा हुआ ये वाला चीज, ये हमने बार बार किससे दिखाया, इसमें भी दिखाया, ये है परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल को कभी कभी हम, जो कंडक्टिंग वॉल लिखा है मैंने यहाँ पर, कंडक्टिंग वॉल लिखा है, इस कंडक्टिंग वॉल को कभी कभी हम यहां लिख देता हूं ऊपर, डायथर्मल वॉल भी कहते हैं, डायथर्मल वॉल, एक ही बात है, फिजिक्स के लैंग्वेज को हम डायथर्मल वॉल बोलेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, चलो इसको मिटा देता हूं, ये हो जाएगा डायथर्मल वॉल, डायथर्मल वॉल हो गया। अब इसमें देखो क्या चीज है कि ये चीज मैंने लिया इसमें, देखो अब यहां पर देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जैसे यहां पर कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, P1 V1 P2 V2, ठीक, इसका भी ऐसे कुछ होगा। अब यहां पर क्या कर रहा है, देखो ये जो दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, यानी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट नहीं जा रहा एक जगह से दूसरी जगह पे, इसका मतलब जितनी एनर्जी इसकी कांस्टेंट, उसकी इसकी कांस्टेंट। अब इसमें हमने क्या कर लिया, ये फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट कर रहा है। अब इसमें एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें एक टर्म आता है देखो, जिसको हम कहते हैं वर्ड क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ा है केमिस्ट्री में, किसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से उसी टाइम रिएक्टेंट बन रहा है, यानी कि साइड बाय साइड चल रहा है प्रोसेस, ये साइड बाय साइड। इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है कि तू जहां बैठा वहीं में बैठा हूं, ए बी में जा रहा है, बी ए में जा रहा है, इस तरह से जो एक्सचेंज हो रहा है वो लगातार हो रहा है ऐसे, यानी कि इस तरह से, यानी ये इधर जा रहा है, 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 दोनों प्रोसेस यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली चलती रहती है। इससे क्या होता है, जो क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यहां है कांस्टेंट है, वही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यहां के भी कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये दोनों सिस्टम ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद थर्ड सिस्टम सी, ए और बी अगर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, थर्ड सिस्टम सी, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ए और बी अगर किसी थर्ड सिस्टम के सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे
उनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा हो, चाहे उनके बीच में कंडक्टिंग वॉल लगा हो, चाहे कंडक्टिंग वॉल लगा हो, चाहे एडियाबैटिक वॉल लगा हो। अगर ए और बी सी के सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ये इसके थर्मल में होगा, ये इसके होगा। कब? जब ये और ये और ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गई बात? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या कहता है स्टेटमेंट कहता है कि इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन A and B will also be in thermal equilibrium। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट क्या बताया देखो मैंने आपको कि A और B, A और C, B and C are in thermal equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium, चाहे उनके बीच में कंडक्टिंग वॉल्स हो, चाहे उनके बीच में क्या हो, चाहे उनके बीच में एडियाबैटिक वॉल हो। और अगर एडियाबैटिक वॉल है तो टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर कोई कंडीशन नहीं हो गई। देखो बड़ा घाल-मेल है। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर दो चीज का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम सेम है। यहां मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर डिफरेंट है फिर भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या मतलब कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? देखो दो सिस्टम थर्मोडायनामिक, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं यदि उनका टेम्परेचर अलग अलग है। अभी मैंने कहा दूसरी चीज कि टेम्परेचर वो चीज है जो बताती है कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। यानी दो सिस्टम का अगर टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए। भाई ये क्या बात होगी, दोनों उल्टा बोल दिया मैंने। तो उल्टा नहीं बोला, बोला सीधा ही है। समझने का तरीका है। देखो क्या यहां पर तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये हीट का ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहां पर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है अगर इनका टेम्परेचर सेम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कंडक्टिंग वॉल है। तो दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं यदि उनके बीच में परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल हो, एडियाबैटिक वॉल हो। अगर उनका टेम्परेचर अलग अलग है तो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में अगर एक परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स है तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो निश्चित है कि उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होते हैं दो सिस्टम? जब टेम्परेचर सेम होता है। कौन सी कंडीशन में? जब उनके बीच में क्या होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं। एक और कंडीशन क्या बताई, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं कब? अगर टेम्परेचर अलग है तब भी हो सकते हैं। कब? जब उनके बीच में परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर दो सिस्टम ए और सी इसके किस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। क्या कहता है कि अगर दो चीज का थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम है तो तीसरी चीज अपने आप सेम होगी। कहता नहीं है चीज, है ना। अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, देखो इसके बारे में सोचना। मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर जाऊंगा और इस सस्पेंस का आंसर आप खुद ढूंढना वो क्या है। देखो और इस सस्पेंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। और वो चीज है क्या, देखो वो चीज ये है। मैं कहता हूं पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B will also be in thermal equilibrium।
तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये हमने एक्सप्लेन किया, इसके डेफिनेशन लिखनी, डेफिनेशन याद कर लेना अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। अब जो सस्पेंस वाली बात थी वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, ये खुद ही आपको सोचना है, सोच करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना है कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। देखो, अगर मैंने देखा कि हमें एक चीज पता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, गैसेस लॉ, बहुत सारी चीज, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पूरा लिखता, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, होता है ना। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T एक चीज है। दूसरी चीज आपने ये भी सुना कि प्रेशर भी, तो प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, होता है ना। ये इसके यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T है ना। तो यानी ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, तो ये इसके प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों क्या बताते हैं हमें कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, सॉरी प्रेशर के, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं। होता क्या है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये तो यूनिवर्सली है। यहां से क्या दिख रहा है, इन दोनों से डायरेक्टली दिख रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स लगता तो है बड़ा ऐसे ही है, जीरो लॉ पढ़ा के भाई सिंपल रहता कुछ नहीं है। या तो इसने हमारा क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। क्या है ये, आपको खुद सोचना है, सोच के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो मैंने इसका आंसर, जो मैंने आपको बताया इसका आंसर उसी में छुपा हुआ है, कोई अलग से नहीं है, लेकिन आपको खुद ही बताना है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने पढ़ा सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद हमने देखा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, फिर हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर हमने हीट के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैकेनिकल वर्क पढ़ा। अब हम, और उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स का अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस, और उसके फर्दर की जो भी चीजें हैं वो करेंगे हम। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं जो आज आपको पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, समझ में भी आया है, तो क्या करना है, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। ये आपका ही चैनल है और मैं आपका दोस्त, ये मान के चलो आप। तो क्या करना है आपको, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।